ठीक है, 2 मिनट रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को ऑनलाइन ज्वाइन करना होगा तो वो कर लेगा। ठीक है, तब तक पावर भी वगैरह खोल लो। चलो, आई थिंक कोई और नहीं आ रहा है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अपनी और जो रिपोर्ट जिस पे हम वर्क कर रहे थे वही ओपन कर लेंगे। लेट मी जस्ट वेरीफाई कि रिकॉर्डिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है। हाँ। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कुछ इस तरीके से अपने रिपोर्ट वगैरह बना ली थी। राइट, ये एक बेसिक आइडिया था। ठीक है, आपने नहीं किया था ये वाला काम, आप बोल रहे थे। समझ लिया था, ठीक है, कोई इशू नहीं। सो मैं आपको डेट टेबल का दिखा देता हूँ एक बार कंसेप्ट। ये आपकी क्वेरी थी, कंसेप्ट तो समझ में आया था आपको, है ना? तो डू वन थिंग कि अभी आप क्वेरी नोट कर लो और फिर मैं अगला स्टेप बता देता हूँ क्या था। और आप खुद कर लोगे तो वेल एंड गुड। क्वेरी वगैरह समझ आई थी या एक बार और समझा दूं? कुछ डाउट तो पूछ लेना, इतना भी कर लो। ठीक है, दिख रही है ना अच्छे से? या तो आपको समझ आई थी तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कर सकता हूँ एक बारी, है ना? व्हाट्सएप से कॉपी पेस्ट कर लेना, टाइप क्या करोगे। राइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सॉरी।
तो मैंने ना लेंस के थ्रू कॉपी पेस्ट किया ये, तो एक बार वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि कोई इशू ना आए, अगर स्टिल कोई आता है तो एक बार उस चीज़ को आपको वेरीफाई कर लेना, ठीक है। वैसे मैं इसको फिक्स करके ही भेज रहा हूँ, तो इशू आएगा ना नहीं चाहिए कोई। हाँ ठीक है, पर जो ना स्पेसिस का इशू है बस, फॉर्मूला वगैरह में वो एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी तो पूरी क्वेरी मैंने भेज ही दी है। ये एरर बता रहा है, कहाँ पे एरर बता रहा है? मैं देखता हूँ एक मिनट। वैसे तुम क्वेरी मैच भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ एक बार। इशू बता रहे हैं, इसका तो इशू कहाँ से इशू आ रहा है ये, बनवा क्लोज हुआ, ये नहीं आता है शायद से, मैं भूल ही गया था। हाँ ये लास्ट में वो नहीं आता है, वो मैंने गलत लगा के भेजा था, वो कुछ तो उसने गलत फीड कर लिया है। हाँ ठीक है, अब इससे आपका डेटा टेबल बन जाता है, राइट। और डेटा टेबल कह रहा हूँ, डेट टेबल बन जाता है, राइट। तो लेट मी क्लोज द मैग्निफिकेशन। हाँ बस जब डेट टेबल बन गया तो इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। अब उसके बाद इसको मार्क करना होता है मार्क एज डेट टेबल से, ठीक है। तो उसके लिए वी हैव टू गो ओवर हियर, मार्क एज डेट टेबल। इसके अंदर मेरा तो मार्क्ड है ऑलरेडी, बट आपको ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा। इसको आपको ऑन करना है, और नीचे जो कॉलम सेलेक्ट करने का आएगा उसके अंदर एक ही ऑप्शन आएगा डेट का, और वो सिलेक्ट करके सेव कर देना है, ठीक है। तो अब इससे एक ग्लोबल डेट टेबल बन जाता है। अब इसके अंदर मेरे को डेटा को फीड करना है, मतलब इसे मेरे को अपने एग्जिस्टिंग मॉडल से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, उसके लिए अपने मॉडलिंग व्यू में जाऊंगा, मॉडल व्यू में, और इस तरीके से मैं अपनी ये रिलेशन एक बिल्ड कर लूंगा, ऑर्डर डेट टू डेट, जो कि मैनी टू वन आएगा, ठीक है। ऑर्डर डेट ऑर्डर वाले टेबल में से, और डेट डेट टेबल में से, ठीक है। इस तरीके से मैं दिखा भी रहा हूँ ये रिलेशनशिप, इस तरीके से बिल्ड कर लेंगे। ओके, कर लो एक बार आप। कोई उलझन नहीं क्या? issue?
हाँ, ऑर्डर डेट ऑर्डर्स वाले में से, एंड डेट डेट टेबल में से। हाँ, मैन टू बनाएगा, इस तरीके से बिल्ड किया हुआ मैंने। ठीक है, अब बेसिक अपनी प्लॉटिंग करके देख लो इस तरीके से कि क्वार्टर बेस्ड सम ऑफ सेल्स की प्लॉटिंग हो रही है फिर नहीं। फिर हम अपने मेल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सॉरी। डन है, बना लिया। अच्छा, ठीक है। तो जब भी हमने ये कर लिया, अब उसके बाद हम ना मेजर्स के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं आज। ठीक है, थोड़ा ही रखेंगे, सिंपल सा टॉपिक रखेंगे मेजर्स का क्या होते हैं। एक तो मेजर्स क्रिएट कर लेंगे, हमें एक्चुअली बनाने काफी सारे मेजर्स हैं। ठीक है, हमें ना बनाने काफी सारे मेजर्स हैं, बट हम अभी, हाँ बोलो क्या कहते हैं। हाँ, मतलब हमें बनाने काफी सारे मेजर्स हैं, बट अभी हम थोड़े ही बनाएंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ कि मेजर्स होते क्या है। राइट, तो मेजर्स होते हैं कि जैसे एक्सेल के अंदर आपकी कैलकुलेटेड फील्ड्स होती थी ना, अब मैं पावर पिवट के नाम पे ले लूं, या फिर मैं सिंपली अगर एक डेटा जैसे टेबल था, उसके आगे मैं एक फॉर्मूला लगा के उसके हिसाब से मैंने एक कॉलम फिल कर दिया नया, तो एक नया कॉलम बन जाता था। काइंड ऑफ वो भी कैलकुलेटेड फील्ड ही हुई, है ना। तो उसका नाम नहीं देंगे हम कैलकुलेटेड फील्ड का, बट कंसेप्ट वही हुआ। तो जो कैलकुलेटेड फील्ड वाला पूरा कंसेप्ट था एक्सेल के अंदर, वो जो पावर बीआई में ट्रांसलेट करते हैं, तो वी कॉल दैट अ मेजर। ठीक है, मेजर का बेसिकली मतलब यही होता है कि आइदर वी आर डूइंग अ सिंगल कैलकुलेशन, या फिर हम पूरा कॉलम बिल्ड कर रहे हैं बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशन। ठीक है, जैसे एक्सेल के अंदर अगर मैं इक्वल टू सम करके समथिंग करता हूं, तो दैट इज ऑल्सो मेजर। और अगर मैं इक्वल टू सम करके प्रॉपर एक कॉलम बना देता हूं, तो दैट इज ऑल्सो मेजर। ठीक है, मतलब जब भी मैं कस्टम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा हूं अपने डेटा के ऊपर, वी आर क्रिएटिंग अ मेजर। ठीक है, तो इसको काफी सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो मेजर्स होते हैं ना, वो कॉलम्स होते हैं। अब कॉलम्स बाय इटसेल्फ तो एग्जिस्ट कर नहीं सकते। अगर एक कॉलम है तो ऐसे ही खाली तो नहीं पड़ा रह सकता वो, उसको किसी ना किसी टेबल के अंदर डालना पड़ेगा मेरे को। राइट, तो मेरे पास ऑप्शन है कि या तो जो मेरे पास ये टेबल्स हैं ऑलरेडी डेटा के अंदर, मैं इनमें से किसी के अंदर डाल दूं, या फिर मेजर्स का मैं ना अलग से टेबल बना लेता हूँ। मतलब इसके अंदर भी डालोगे तब भी गलत नहीं है वो, बट क्योंकि मैं कौन से मेरा डेटा एक्चुअल डेटा आया हुआ है और कौन सा मेरा डेटा कैलकुलेटेड वाला है, उसको अलग अलग रखने के लिए मैं एक नया टेबल बना लेता हूँ, और उसके अंदर मैं अपने सारे मेजर्स को डालता हूँ। ठीक है, हाँ मेजर्स के अंदर सिर्फ कैलकुलेशन होती है। ठीक है, अब वो कैलकुलेशन आपकी सिंगल कैलकुलेशन भी हो सकती है, मान लो आपने टोटल सेल निकाल लिया जैसे, सिंगल कैलकुलेशन भी हो सकती है। और आप चाहो तो आपका पूरा कॉलम ऑफ कैलकुलेशन भी हो सकती है, कि जैसे यूनिट प्राइस, आपने सेल्स और प्रॉफिट को, सॉरी सेल्स और क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया, तो आपका यूनिट प्राइस आ गया। अब वो हर एक रो के लिए आएगा, तो दैट इज ऑल्सो मेजर। हाँ, एवरेज वगैरह भी मेजर्स में आएगी। ठीक है, वट एवर द कैलकुलेशन यू आर परफॉर्मिंग ना, अगर आप एक नई ऑब्जेक्ट बना रहे हो डेटा के अंदर जो एक कैलकुलेशन के बेसिस पे आया है, उसके अंदर एक्चुअल रो डेटा नहीं है, उसको हम मेजर कह देते हैं। ठीक है, अब इसके भी दो तरीके के होते हैं मेजर्स भी, एक होता है क्विक मेजर,
और एक होता है नॉर्मल मेजर। ठीक है, क्विक मेजर का बेसिक मतलब होता है कि वो ना बस कैलकुलेशन करके वैल्यू दे देगा, आपको वैल्यू आपके पास आएगी। और प्रॉपर जो मेजर होता है उसके ना फॉर्मूला आपके पास आता है। तो क्विक मेजर का पॉइंट होता है कि मान लो आपको कोई चीज एक कैलकुलेशन करके एक ही बार डालनी है अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है, तो वो क्विक मेजर से बनता है। बट मान लो आपको कोई चीज बार बार अलग अलग पैरामीटर के साथ यूज करनी है, सो यू हैव टू परफॉर्म अ प्रॉपर मेजर। ठीक है, तो क्विक मेजर ना मतलब बहुत ज्यादा एक दो उसके बहुत ज्यादा यूज केस निकल जाते हैं, मे बी बहुत ज्यादा उसके यूज केस आते नहीं है। ठीक है, और कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है, तो हम प्रॉपर मेजर्स के ऊपर ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि जितने भी मेजर्स बनाऊंगा उन्हें एक कस्टम टेबल में अलग से स्टोर करके रखना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो अब उसके लिए मेरे को पहले एक टेबल चाहिएगा, राइट। तो टेबल बनाना आता है आपको, कैसे बनाएंगे? हम जाएंगे मॉडलिंग में और यहां से न्यू टेबल, है ना। अब मेरे को ना फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, मैं सिर्फ दूंगा इसका नाम। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा कस्टम मेजर्स और एक इक्वल टू लगा दूंगा कि फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ता है, और इक्वल टू के बाद खाली छोड़ दूंगा इसे और सिर्फ एंटर कर दूंगा। सॉरी, ऐसे सिर्फ टिक कर दिया मैंने, कमिट कर दिया। तो एक कस्टम मेजर्स के नाम से मेरे पास एक टेबल आ जाएगा। ठीक है, और मैं इस टेबल को ओपन करके देखूंगा तो बाय डिफॉल्ट इसमें कॉलम के नाम से कॉलम आ रहा है। ये डिफॉल्ट कॉलम आता ही है जब भी आप एक नया टेबल बनाते हो। अगर आपने कॉलम मेंशन नहीं किए तो ये बाय डिफॉल्ट कॉलम आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब हम आते हैं एक्चुअल अपने मेजर्स बनाने पर। ठीक है, तो जो कस्टम मेजर्स वाला टेबल है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा ताकि उसके ऊपर एक ऐसे ग्रीन पिल आ जाए। ठीक है, एंड देन यहां से मैं न्यू मेजर पे क्लिक कर दूंगा। जहां पे न्यू टेबल था ना, उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है न्यू मेजर का, है ना, उसमें मैंने क्लिक किया तो अगेन मेरे पास क्वेरी खुल जाएगी। मैं एक बार जूम इन कर देता हूँ क्वेरी के लिए, और देखो इस तरीके से क्वेरी खुल जाएगी दोबारा मेरे पास, राइट। अब मैं इस मेजर का नाम दूंगा। तो मैं ना फिलहाल अभी केपीआई के बारे में बात कर रहा हूँ सबसे पहले। सॉरी, केपीएस मैंने आपको एक्सेल टाइम में समझाया था केपीएस क्या होती है। कि केपीएस का बेसिक मतलब ये होता है कि जब आप ना एक सिंगल वैल्यू निकाल रहे हो बाय कैलकुलेटिंग समथिंग। ठीक है, सो केपीएस कैन बी टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल क्वांटिटी, ठीक है, टोटल डिस्काउंट। मैंने टोटल डिस्काउंट कितना दे दिया, सिंगल नंबर्स जो कि नंबर्स के फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। और मैं एक वेबसाइट की बात करूं तो टोटल विजिटर्स, यूनिक विजिटर्स। ठीक है, अगर मैं एक स्टोर की बात करूं तो टोटल कस्टमर्स, रिपीटिंग कस्टमर्स। ठीक है, उनका आरओआई कितना चल रहा है। तो ये सिंगल नंबर्स है, इनको वी कॉल केपीआई। एंड जब हम इसको डैशबोर्ड पे यूज करते हैं तो हम जब डैशबोर्ड पे केपीआई लगाता हूं मैं तो उसको मैं बोलता हूँ केपीआई टाइल। टाइल टाइल टाइल्स होती है ना जो, केपीआई टाइल। ठीक है, तो मैं पहले सबसे पहले वही केपीएस बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो वही इसमें अब मेरे पास तीन कॉलम्स है, तो तीन केपीआई बनेंगी, टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल क्वांटिटी। डिस्काउंट वाले में मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो ही है, तो बहुत छोटा नंबर आएगा, उसका इतना सिग्निफिकेंट है नहीं वो, तो मैं वो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो बनाने के लिए सिंपली टोटल सेल्स नाम लिखा मैंने अपने मेजर का, सिंपल मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। हाँ हाँ हाँ, भाई। ठीक है, ये पर कॉलम वैरी नहीं करेगी वो वैल्यू। ठीक है ना, जैसे आपने एवरेज सेल भी आपकी केपीआई होगी, टोटल सेल भी केपीआई होगी। ठीक है, मिनिमम सेल और मैक्सिमम सेल भी आपके केपीआई होंगे। सिंगल वैल्यू आ रही है केपीआई। सिंगल वैल्यू भी ना उस तरीके से कि जब मेरे को दिखाना भी उसे एज सिंगल वैल्यू ही है। क्योंकि अभी आप देखोगे जैसे मैं टोटल सेल्स निकाल रहा हूँ ना, इसको मैं एक तो सिंगल वैल्यू की तरह दिखा सकता हूँ कि हाँ ये सिंगल वैल्यू है मेरी। और क्योंकि ये फॉर्मूला है, मैं प्रॉपर मेजर बना रहा हूँ, तो मैं ना इसमें सेग्रीगेटेड डाटा देके उतने उतने टाइम की टोटल सेल निकाल सकता हूँ। मतलब अगर मैं टोटल सेल को लेट्स से मैंने क्वार्टर से प्लॉट कर दिया, तो उस क्वार्टर की टोटल सेल देगा वो मेरे को। आया समझ? अभी मान लो कि जैसे अभी तो 3-4 साल का डेटा है हमारे पास, इतना नहीं है मेरे पास ना, 1 साल का डेटा है। 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हमने टोटल सेल निकाला। ठीक है, टोटल सेल बाय डिफॉल्ट मतलब उसका क्या है कि 1 साल में मैंने जितनी भी सेल करी है उसका सब। ठीक है, बट क्योंकि ये एक मेजर है, तो मान लो मैंने जैसे डेट टेबल में क्वार्टर्स बने होंगे मेरे, और मैं उसके साथ इसे प्लॉट करता हूँ, तो पर क्वार्टर मेरी कितनी टोटल सेल है वो आ जाएगा। और मैं उसे
और लेट्स से मंथ वाइज प्लॉट करता हूँ, तो पर मंथ में टोटल सेल कितनी है वो आ जाएगा। तो टोटल सेल इन इट सेल्फ अगर मैं सिर्फ उसी को प्लॉट करता हूँ तो वो एक केपीआई है, बट अगर मैं उसके अगेंस्ट में कुछ और भी डाल देता हूँ तो फिर वो केपीआई नहीं रहता है। तो ये कंसेप्ट है कि जब तक हमारे डैशबोर्ड में एक नंबर दिख रहा है ना, दैट इज द केपीआई। नहीं, एक मंथ का अगर आप डेटा सिर्फ डाल रहे हो तो उस केस में केपीआई होगी वो, कि अगर आपने एक पेज बनाया है उसके बाद सिर्फ एक मंथ का डेटा है तो उस केस में केपीआई होगी वो, ठीक है। बट मान लो आप पूरे डेटा के ऊपर ही एक ओवरऑल बना रहे हो तो उसके अंदर एक मंथ का वो केपीआई कंसिडर नहीं किया जाएगा ना। हाँ हाँ, वो 12 केपीआई तब है जब आप, जैसे डैशबोर्ड होता है ये, इसमें एक पेज होता है, एक मंथ के लिए एक पेज बना रहे हो तब उस पेज के लिए वो केपीआई कंसिडर की जाएंगी। बट मान लो आपने एक ही पेज पे 12 की 12 वो लाइन से लगा दी, मेंशन कर दिया ये इस मंथ की, इस मंथ की, इस मंथ की, तो वो केपीआई नहीं रहती है, वो प्लॉटिंग ही गलत हो जाती है, वो मतलब तरीका सही नहीं है, ठीक है। तो इफ यू आर या तो आप पूरे डेटा की एक केपीआई निकाल रहे हो तो उसे आप कहीं पे भी लगाओ, दैट इज द केपीआई। और आपने जैसे पेजेस बना रखे हैं जून का, जुलाई का, अगस्त का, अलग अलग करके उस तरीके से हर एक के ऊपर आपने टोटल सेल लगा रखी है तो वो भी केपीआई मानी जाएगी, ठीक है। बट आप एक ही पर टोटल सेल 2 बार लगा रहे हो तो फिर वो केपीआई कंसेप्ट खत्म हो जाता है, बेशक आपने अलग अलग मंथ किया है वो, पर वो केपीआई कंसेप्ट वहां पे खत्म हो जाता है। हाँ, वो दोनों अलग अलग केपीआई है। हाँ, वो दोनों अलग अलग केपीआई है। हाँ, क्योंकि वो कैलकुलेशन अलग हो गई ना, एक में सम कर रहे हो एक में एवरेज कर रहे हो, कैलकुलेशन अलग हो गई तो वो अलग अलग केपीआई है, ठीक है। तो सम के अंदर ना सीधा कॉलम नेम देना है मेरे को, मैं यहाँ से दूंगा ऑर्डर्स में से सेल्स, ठीक है। मैंने किया, एंटर किया, मेरा मेजर बन गया, यहाँ पे देखूंगा मेरा टोटल सेल्स का मेजर आ गया, ठीक है। और जब मैंने अपना पहला मेजर बना लिया है, अपने कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको हाइड कर दूंगा, जो कॉलम का नाम था ना सिंपल, वो हाइड हो गया ताकि अब मेरा सिर्फ यहाँ पे मेरा जो मैं मेजर्स बना रहा हूँ वही दिखे। नहीं नहीं, डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ हिडन। मैं अगर इस पे राइट क्लिक करके ये दोबारा है ना कि व्यू हिडन कर दूंगा या फिर अनहाइड ऑल कर दूंगा तो वो वापस आ जाएगा। उसको डिलीट करना पॉसिबल नहीं होता, जो बायोडेफॉल्ट कॉलम जो आ गया है ना उसको डिलीट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं जैसे नहीं, इनके अंदर देखो ये तो हमारा इंपोर्टेड डेटा है, इसके अंदर तो बाय डिफॉल्ट वाला कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे डेट टेबल था वो हमने क्रिएट किया था, बट इसके अंदर हमने जब टेबल क्रिएट कर रहे थे तभी सारे कॉलम्स की वैल्यू दे दी थी, तो वो कॉलम्स की वैल्यू वहां पे कवर हो जाती है। इस वाले में दिक्कत क्या है कि मेजर को ना एक बाय डिफॉल्ट कॉलम नहीं माना जा सकता है, क्योंकि मेजर जैसे टोटल सेल है, सिंगल वैल्यू है, तो कॉलम थोड़ा ना मान लूंगा मैं, पॉइंट पार्ट वो टेबल का ही है बट वो सिंगल सिंगल वैल्यू है, तो एक कॉलम का वो नहीं दिया जा सकता, और एक टेबल बिना एक कॉलम के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो एक वो बाय डिफॉल्ट कॉलम इसलिए रहता है, उसको आप डिलीट भी नहीं कर सकते। आप चाहो तो पूरा टेबल ही डिलीट होगा, सिंगल वो कॉलम डिलीट नहीं हो सकता उसमें से, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास यही है, ठीक है। और ये ना मतलब इसका तुम लॉजिकल सेंस में सोचो कि मैं टेबल बनाया ताकि मेजर बना पाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल पॉइंट इज कि मैं बस चाहता था कि मेरे जितने भी मेजर्स है ना वो एक अलग तरीके से स्टोर हो जाए, एक अलग जगह पे स्टोर हो जाए, इन टेबल से मिक्स ना हो, तो इसलिए मैंने ये तरीका यूज किया। इस बेसिकली लाइक फोल्डर, मैंने एक फोल्डर बना दिया, उसके अंदर मैं अपने मेजर्स डाल रहा हूँ बस। किसको? उसको पॉइंट इसको रीनेम कर लोगे, हमें कॉलम थोड़ा ना बनाना है, कॉलम और मेजर अलग अलग होते हैं। व्हेन यू आर कॉलिंग कॉलम ना, कॉलम होता है जो आपका टेबल का एक कैलकुलेशन आपने परफॉर्म करी, उसका डेटा आया, वो डेटा आपने वहां पे डाल दिया। मेजर का मतलब है कि वो डिपेंडेंट है, आप उसको किस चीज के साथ यूज कर रहे हो। टोटल सेल है, उसको एज इट इज यूज करूंगा, सिंगल वैल्यू है। उसको क्वार्टर के साथ यूज करूंगा, 4 वैल्यू है। तो मेजर एक कॉलम नहीं है, मेजर डायनेमिक डेटा हो गया ना, मेजर में कैलकुलेशन डायनेमिकली हो रही है। जैसे मैंने डेट टेबल था, उसके अंदर इसको कॉलम इसलिए ले लिया क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि ये मेरी पहली डेट है, ये मेरी आखिरी डेट है, और इसके हिसाब से मेरा टेबल बना दो, तो डेटा फिक्स हो गया ना वहां पे। ये तो कॉलम्स है। नहीं समझ आया दोनों में डिफरेंस?
जैसे इसके अंदर मेन कॉलम क्या है मेरा, डेट। ठीक है, डेट जब मैंने बनाया था मैंने कैलेंडर फंक्शन का यूज किया था, है ना। कैलेंडर फंक्शन में मैंने क्या बताया था बेसिकली कि मिनिमम डेट ये है, मैक्सिमम डेट ये है, मतलब स्टार्ट यहाँ से करना है, एंड यहाँ से करना है। तो कैलेंडर फंक्शन ने मेरे को क्या दिया कि स्टार्टिंग वाली से एंडिंग वाली डेट के बीच में जितनी भी डेट्स थी वो सारी दे दी। अब डेटा फिक्स हो गया ना, उसको मैं चाहे जहां मर्जी यूज करूँ, वो डेटा चेंज नहीं हो रहा ना, फिक्स डेटा है वो। और उसी के हिसाब से जितने मेरे बाकी ये सब है ये सभी फिक्स्ड है, क्योंकि डिपेंडेंट है उस पर, है ना। तो डेटा फिक्स हो गया, ये इसलिए मेरा कॉलम है। अब अगर मैं टोटल सेल की बात करूं, तो टोटल सेल अगर मैं सिर्फ ऐसे यूज कर रहा हूं, एक सिंगल सेल है, क्वार्टर्स के अगेंस्ट डाल देता हूं तो वो 4 सेल बन गए। मंथ के अगेंस्ट डाल दूंगा 12 बन जाएंगे, है ना। डेट के अगेंस्ट डाल दूंगा तो जितनी भी डेट्स है उसके हिसाब से आ जाएगा। इसके हाँ, इसकी बेसिकली वैल्यू फिक्स नहीं है, डायनेमिक डेटा बोलते हैं हम इसको। ठीक है, पावर बीआई में ये डायनेमिक डेटा है, तो मेजर्स आर डायनेमिक बेसिकली। हाँ, मेजर्स आपके डायनेमिक होते हैं। हाँ हाँ हाँ, की डेट फिक्स है हमारा। नहीं नहीं, उसके अंदर हमने वो रेफरेंस दे दिया ना, ये वाला ऑर्डर्स का सेल का दे दिया ना, मतलब फॉर्मुला डाल दिया मैंने इसके अंदर, ये फॉर्मुला यूज करना है। अब वो फॉर्मुला डिपेंड होकर यूज होगा ना, जब मैं किसी और चीज का प्लॉट करूंगा उसे। पॉइंट कि जो डायनेमिक होता है दैट बी कॉलम मेजर, जो फिक्स कर दिया हमने वो कॉलम है। ठीक है ना, तो डेट वाला जो हमने ये सब बनाए थे तो हमारे फिक्स थे, इसलिए कॉलम्स है। ये हमारा मेजर क्योंकि ये फिक्स नहीं है, डायनेमिक है, इसलिए हमारा मेजर है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो जैसे आपने टोटल सेल बनाया ना, सीधे टोटल प्रॉफिट और टोटल क्वांटिटी बना लो। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, ये तो एक्सेल वाला ही फॉर्मूला है ना, तो इसका तो आगे क्वेरी देखने की जरूरत नहीं होगी, तो मैं भी आगे बना लेता हूँ फिर। ठीक है ना, सिंपली मैंने इसको सिलेक्ट करना है अपने टेबल के नाम को, यहाँ पे आके न्यू मेजर बना लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक और मेजर आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूंगा, इस बार मैं नाम देता हूँ लेट्स से टोटल प्रॉफिट इक्वल्स सम, और ब्रैकेट में ऑर्डर्स में से आई विल पिक प्रॉफिट दिस टाइम, बन गया। ठीक है, टोटल प्रॉफिट आ गया। सिमिलरली अगेन मैं करूंगा न्यू मेजर, एंड यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूंगा टोटल क्वांटिटी। ठीक है, और इसके अंदर भी, हाँ, इसके अंदर भी सेम चीज यूज करूंगा, सम ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट में ऑर्डर्स में से क्वांटिटी। ठीक है, एंटर किया, मेरे ये 3 बेसिक केपीआई मेजर्स बन जाएंगे। तो मैं एक बार मैग्नीफायर करता हूँ बंद, कोई है, कोई भी नहीं आया मीटिंग में, कोई नहीं आया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब मैं एक काम और करूंगा कि जो मैंने बना रखा था ना, ये डेमो ऐसे ही बनाया था बस, मैंने इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और दिखा दो केपीआई एक्चुअली डाली कैसे जाती है। ठीक है, तो केपीआई डालने के लिए कुछ नहीं करना, जैसे टोटल सेल है, इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, इस तरीके से आएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ना एक कार्ड का ये ऑप्शन होता है, कार्ड में चेंज करोगे ये सिर्फ एक नंबर बन जाएगा। तो नाउ दिस इज अ केपीआई टाइल, इसको मैं इसके साइज का कर दूंगा, दिस सीम्स गुड। ठीक है, इसको मैं कहीं पे भी अपने उस पर प्लॉट करूंगा, दिस इज माय केपीआई टाइल। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं टोटल क्वांटिटी भी डाल दूं, इसको भी कार्ड बना दूं, और अगेन इसको भी उसी साइज के हिसाब से कर दूं, इसको भी मैं यहाँ पे इसके साथ डाल दूं, दिस इज अगेन अ केपीआई। ठीक है,
and similarly with profit. ठीक है, ये अब मैं इन तीन को जो मैंने जैसे नंबर डाले ना, ये इनको बोलूंगा मैंने तीन अपनी केपीआई टाइल लगा रखी है, तीन अपनी केपीआई टाइल लगा रखी है। ठीक है, छोटा कर सकते हैं हम। एंड फिर एक चीज आपको और ध्यान रखनी पड़ती है कि सबसे एंड में जाके ना एक्चुअली जो हमारे डैशबोर्ड होते हैं वो डायनामिक बनते हैं, मतलब डेटा एक्चुअल लाइव चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ना एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे अभी 1.10 मिलियन है, राइट, तो इट इज टेकिंग लेस स्पेस, बट मान लो मैंने इसको किसी तरीके से फिल्टर कर दिया, स्टेट वाइज या किसी भी तरीके से फिल्टर कर दिया, तो व्हाट विल हैपन, ये कुछ के में आ जाएगा। मान लो जैसे 132 की आ रहा है जो प्रॉफिट है, उस तरीके की अगर कोई वैल्यू आई, विल टेक मोर स्पेस ना। अब वो स्पेस का उस तरीके से ध्यान रखना पड़ता है कि आप उसको इनफ स्पेस छोड़ दो उसके पास, कि बाई चांस वो वैल्यू सी बड़ी भी होती है ना, तो वो एडजस्ट हो जाए, क्योंकि और आपने इनफ स्पेस नहीं छोड़ा और वैल्यू बड़ी हुई तो वो साइड से कट जाएगी वैल्यू, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये केपीआई टाइल्स का आपका कंसेप्ट था अभी के लिए, ये करो फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, हो गया टाइम था हमारे पास। ओके, हाँ मतलब हाँ वो तो स्टाइलिंग कर सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है। वैसे यूजुअली ऐसी रखी जाती है क्योंकि उसके नीचे टाइटल आता है ना, तो पता लगता है कि हाँ तीन वैल्यूज है। बट जैसे आपको स्टाइलिंग वगैरह करनी, सिलेक्ट करो, यहाँ से स्टाइल का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ से इफेक्ट्स में चले जाओ, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, विजुअल बॉर्डर वगैरह ऑन कर सकते हो, तो देखो इस तरीके से बॉर्डर आ जाता है प्रॉपर। तुम्हारी मर्जी है, मतलब किया नहीं जाता है उसके लिए, केपीएस के लिए वैसे। हाँ, मतलब करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि ये पार्ट ना फिर क्रिएटिव वाला पार्ट जाता है कि तुम्हें कैसे बनाना है। ठीक है ना। तो बात करते हैं हमारे अगले टाइप ऑफ मेजर्स के बारे में। ठीक है, जिसको हम कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, अब द पॉइंट इज कि मेजर्स ना बहुत सारे हो सकते हैं इस तरीके से, बहुत सारे फॉर्मूलाज है, बहुत सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हर एक कैलकुलेशन बता पाना, कॉम्बिनेशन बता पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो मेन मेन होते हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, और अब जो हम मेजर बनाने वाले हैं ना, वो मेजर इस तरीके से डिजाइन है कि आपके कंसेप्ट यूज हो जाए सारे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो मैं मेजर सब बनवा रहा हूँ वही आपको एक्चुअल काम में बनाने पड़ेंगे, बट इन मेजर्स से ना आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से फॉर्मुला होते हैं, कैसे कैसे मैं यूज कर सकता हूँ उन्हें। ठीक है, तो वाला बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला हमारे पास आता है, हाँ, हाई वैल्यू सेल्स निकालना। ठीक है, अच्छा एक ये रह गया, हमारा एक प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज रह गया।
हम एक प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज और बना देते हैं। हाँ हाँ, मतलब सिंगल वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता। दैट इज बेसिकली योर तुम पूछना चाहते केपीआई में आएगी या फिर नहीं। हाँ, केपीआई में इट डिपेंड्स कि तुमने ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकाल ली, दैट इज द केपीआई। बट अगर तुम पर ऑर्डर पे केपीआई परसेंटेज निकाल रहे हो, तो वो के सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हो, तो वो केपीआई में नहीं आएगी फिर। हाँ हाँ, मतलब हाँ, कोई भी सिंगल वैल्यू को हम केपीआई बोलते हैं। मतलब तुम बहुत ज्यादा अपसर्ड मत हो जाना कि हाँ मैंने ये डिवाइड करके ये निकाल दिया। तो मतलब टेक्निकल टर्म्स में उसे भी केपीआई बोलेंगे। बट एक हो जाता है ना कि जब मैं जनरल केपीआई को रेफर कर रहा हूँ, तो मैं जनरली टोटल सेल्स, एवरेज सेल्स, टोटल क्वांटिटी, इन सब चीजों को रेफर कर रहा होता हूँ। ठीक है। इन थ्योरी जो आप बोल रहे हो, जितने भी आप फॉर्मूला लगाओ, जैसे मर्जी कैलकुलेशन करो, सिंगल वैल्यू आ रही है, दैट इज अ केपीआई। ठीक है। बट इन प्रैक्टिस ज्यादातर आपका टोटल सेल्स वगैरह, सम एवरेज वगैरह वाली चीजें ही केपीआई कंसिडर की जाती है। ठीक है। हाँ जी। तो अब इसके अंदर एक नया मेजर बनाऊंगा मैं। अब इसके अंदर मेरे पास मैं ना प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहा हूँ। तो प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब परसेंटेज का साइन ऐसे भी लगा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है मेरे को। ठीक है। अब इसके अंदर या तो आप, जैसे हमें इसमें अब क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो या तो आप प्रॉपर जैसे डिवाइड करते हैं और वो फॉर्मूला लिखते हैं इंटू 100 वाला, वो कर सकते हो। हमारे पास फॉर्मूला होता है डिवाइड का, मैं सीधा सीधा इसको भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है। इसमें बस सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देना होता है। न्यूमरेटर जो ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो ऊपर मेरे को देना है ऑर्डर्स में से प्रॉफिट, ऑर्डर्स। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, अब इसके अंदर तो क्योंकि मैं उसमें से फेच नहीं कर सकता, मेरे को इसी टेबल में से फेच करना पड़ेगा। डिवाइड इज फॉर दिस टेबल ओनली। ठीक है। तो अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि मैंने टोटल सेल्स निकाल रखी है, टोटल प्रॉफिट निकाल रखा है। वो मतलब एक प्रॉपर मेजर है, तो वो एक वैल्यू की तरह नहीं, एक फॉर्मूला की तरह सेव हो रखा है। यही डिफरेंस है, मैंने बताया था क्विक मेजर में और प्रॉपर मेजर में। क्विक मेजर में वैल्यू की तरह सेव होता है, और जो एक प्रॉपर मेजर होता है वो फॉर्मूला की तरह सेव होता है। तो वो फॉर्मूला की तरह सेव है, तो मैं उसे क्वार्टर के लिए, मंथ के लिए अलग अलग यूज कर सकता हूँ। राइट। तो अब अगर मैं टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट, जो कि मेरे मेजर्स है, उनके फॉर्मूला सेव है, उनके ऊपर अगर मैं एक डिवाइड करता हूं, तो एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड होंगी, फॉर्मूला में डिवाइड लगेगा। यही पॉइंट। मैं दो फॉर्मूला डिफाइन के लिए उनको डिवाइड कर रहा हूँ, ये वाला कंसेप्ट आएगा। तो अब जब वो फॉर्मूला क्वार्टर के हिसाब से, मंथ के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, तो मेरा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी तो क्वार्टर के हिसाब से और मंथ के हिसाब से चेंज होगा, है ना। तो मैं इसके अंदर सीधा सीधा अपना टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल्स यूज कर सकता हूँ। मेरे को पर ऑर्डर के निकालने की जरूरत ही नहीं है। एनी पॉइंट। तो क्योंकि अब ये भी डायनेमिक है, इसलिए ये भी मेजर है ना। तो लो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय, सॉरी, कॉमा, टोटल सेल्स। ठीक है। और लास्ट में हमें डिवाइड में देना होता है एक ऑल्टरनेट रिजल्ट, कि मतलब डिवाइड बाय जीरो का जो एरर आता है ना, पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर मान लो ऐसा कोई केस आए, तो हमें क्या करना है, तो मैं यहाँ पे ना जीरो लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है कि अगर ऐसा कोई केस आएगा तो आंसर मेरा जीरो आएगा। देखिए बंद, एंटर। ये मेरा प्रॉफिट परसेंटेज का मेजर बन गया। ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहला कॉम्बिनेशन आता है, वो आता है हमारे पास कैलकुलेटेड फिल्टर का। ठीक है। फिल्टर्ड वैल्यू पे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है। ये सबसे पहला मेरा मेजर आता है, बेसिक कॉम्बिनेशन आता है फॉर्मुलास का। ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। कस्टम मेजर्स पे जाऊंगा, एक न्यू मेजर बना दूंगा। सॉरी। तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ इसमें, मैं ना हाई वैल्यू सेल्स निकालने वाला हूँ। ठीक है। तो इसका नाम मैं हाई वैल्यू सेल्स ही रख दूंगा। ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को कैलकुलेट और फिल्टर का वो यूज करना है। ठीक है।
अब इसके अंदर सबसे पहले तो मैं कैलकुलेट यूज करूंगा, ठीक है। मैंने कैलकुलेट का फॉर्मूला दिया, ठीक है। अब इसके अंदर कैलकुलेट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो बेसिकली करता क्या है कि जैसे अब इसके अंदर एक्सप्रेशन और फिल्टर दो चीज देनी होती है मेरे को, ठीक है। एक्सप्रेशन इसके अंदर ना आपका डायरेक्टली कोई वैल्यू नहीं जा सकती है। अब एक्सप्रेशन का मतलब ही फॉर्मूला होता है, तो मतलब मैं इसके अंदर दे ही नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके अंदर लेट से एक्सप्रेशन भी देता हूँ टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, ठीक है। तो मतलब इस वाले फॉर्मूला को यूज कर रहा हूँ, इतना तो समझ आया, ठीक है। अब मेरे को एक फिल्टर देना है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा फिल्टर का एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके अंदर देना होता है टेबल एंड एक्सप्रेशन। पहले फॉर्मूला लिखे फिर समझाओ, है ना, ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। इसको मैग्नीफाई कर लेते हैं। हाँ, देखो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, किस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसके दो ये वैल्यू आई। क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, टोटल सेल्स, पहले तो यही हुआ, ठीक है। इतना समझ आया, किस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब किस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ फिल्टर के बेसिस पे कैलकुलेट, फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ मैं। फिल्ट्रेशन में दो चीजें अगेन, कि किस टेबल को फिल्टर कर रहा हूँ और किस चीज के बेसिस पे फिल्टर कर रहा हूँ। तो मैं ऑर्डर्स के टेबल को अपना फिल्टर कर रहा हूँ, और ऑन द बेसिस ऑफ कि सेल्स की वैल्यू 1000 से ज्यादा है। तो हमारा हाई वैल्यू सेल्स है, उसके अंदर वो वाली वैल्यूज आएंगी जो कि सेल्स की वैल्यू 1000 से ज्यादा थी, उनका सम आएगा टोटल। कैसे आएगा समझ गए, क्योंकि ये भी एक मेजर है। तो मैं ये वाली जो कंडीशन है, क्वार्टर के ऊपर, मंथ के ऊपर या ईयर के ऊपर, जिस मर्जी के ऊपर लगा सकता हूँ। आई समझ, कि उस क्वार्टर की ऐसी सेल्स का सम जो कि 1000 से ऊपर है, समझ। तो ये मेरा एक मेजर होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि मैं आपको सिर्फ ना कंसेप्ट बताने के लिए चीज कर रहा हूँ, ठीक है। सर मतलब इस फॉर्मूले में ये है, टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है जिनकी वैल्यू 1000 से ज्यादा, मतलब सॉरी सेल्स की वैल्यू 1000 से ज्यादा, तो उसका हमें डेटा चाहिए। हाँ, अब वो डिपेंड करेगा आपको क्वार्टर के ऊपर, मतलब जिस भी चीज के आप इसे अगेंस्ट प्लॉट करते हो उसके बाद डिपेंड करेगी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, मतलब कैलकुलेटर और फिल्टर का कॉम्बिनेशन होता है, इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है ये सिखाने के लिए, मैंने आपको ये वाला बनवा दिया, ठीक है। मैंने प्रॉफिट परसेंटेज वाले में हमने एक मिस कर दी, उसको भी एडिट कर लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज निकालता ना अभी मेजर में, एक चीज मिस कर दी उसमें अभी, एडिट कर लेंगे, बार ये वाला कर लो। हो गया, ठीक है। ठीक है, अब जैसे हम क्वेरी रन करते हैं, उसको किसी को कोई क्वेरी एडिट करनी हो ना, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जैसे वो प्रॉफिट परसेंटेज की एडिट करनी है, तो क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्वेरी आती है, एडिट कर सकता हूँ। मैंने इशू ये कर दिया कि डिवाइड तो कर दिया, अब परसेंटेज से इंटू 100 भी करना पड़ता है ना, वो रह गया। तो मैं शिफ्ट मतलब साला इंटू 100 कर दो, बस ये चीज रह गई थी। तो मतलब वो 0 पॉइंट वाली वैल्यूज आती मेरी सारी। हाँ मैं भूल गया था, तुम बोल देते, मेरे को याद ही नहीं आता वो। नहीं नहीं, ये मतलब डिवाइड का फॉर्मूला है, सिंपली डिवाइड करता है ये। इसका हम यूज, इसका मतलब फायदा हमें ये मिल जाता है कि मान लो बाई चांस हमने नॉर्मल डिवाइड लगाया हुआ है, उसमें बाय जीरो वाला आया तो एरर आ जाएगा पूरा, ये उस चीज को हैंडल कर लेता है, उसकी जगह पे जीरो दे देगा। तो इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है यूज करना, ठीक है। तो हमने हाई वैल्यू सेल्स कर लिया, प्रॉफिट परसेंटेज कर लिया, ठीक है। अब क्या था, नहीं लगाता इस पर, हाँ तो इसके बाद सारी वैल्यू जीरो के नीचे ही आती है, हाँ तो वो सब कुछ जीरो जीरो देता है।
नहीं फिर वो भी डिवीजन नहीं नहीं, डिविजिबल बाय जीरो का मतलब वो एरर नहीं होता कि बेसिकली मान लो टोटल सेल्स की वैल्यू किसी केस में जीरो हो गई, तो 11/0 तो अनडिफाइंड हो जाता है ना, तो वो एरर आता है। तो इस केस में वो जीरो देगा आंसर। नहीं 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 नहीं, जो लास्ट में जीरो है ना, ये उसके लिए है कि मान लो जो डिवाइड बाय जीरो का एरर आता है ना, वो एरर ना देके ये जीरो दे देगा उसकी जगह पे, क्योंकि हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो पावर प्रॉपर एरर दे देता है उसके लिए, डिवाइड बाय जीरो पॉसिबल नहीं है, तो उसके हैंडल करने के लिए वी यूज दिस। ठीक है। अब एक चीज और है, बट वो मतलब इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ, एक नया मेजर बना लो। ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की। ठीक है। तो मैं ना बना रहा हूँ प्रॉफिट मार्जिन के नाम से। बेसिकली जो मैंने प्रॉफिट परसेंटेज में किया था सेम चीज करने वाला हूँ। ठीक है। बस इस बार मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, तो ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए। ठीक है। और इस बार एक्चुअली ये चीज क्यों सिखा रहा हूँ, मैं वेरिएबल्स का यूज करूंगा इस बार। ठीक है। ठीक है। अब देखो जितने भी अब तक हमने फॉर्मूला यूज करे वो सिंगल लाइनर फॉर्मूला थे, राइट। जैसे कैलकुलेट फिल्टर का भी अगर मैं देखो, जो सबसे बड़ा मेरा फॉर्मूला था, उसमें भी क्या था कि कैलकुलेटर का ब्रैकेट खुलता है और लास्ट में कैलकुलेटर का ब्रैकेट बंद हो जाता है। तो इन दी एंड तो एक ही फंक्शन के अंदर रैप्ड है ना वो, मतलब आप जितने मर्जी फंक्शन अंदर लगा रहे हो, डजंट मैटर, इन दी एंड एक ही फंक्शन के अंदर रैप्ड है ना। तो उसको मैं सिंगल लाइनर बोलता हूँ कि मतलब एक ही फॉर्मूला हुआ हो इन दी एंड पूरा, राइट। बट अब जैसे मैं अगर वेरिएबल्स यूज करूंगा तो मेरे पास मल्टीपल लाइंस यूज करनी पड़ेंगी मेरे को। वेरिएबल्स का कंसेप्ट पता है आपको, जैसे एसक्यूएल में भी हमने किया था। नहीं नहीं, जॉइन तो अलग हो गया। जैसे मैंने वो नहीं किया था, डिलीटेड का डी रख दिया था नाम, इंसर्टेड का आई रख दिया था, वो वाला कंसेप्ट था। तो उसके अंदर तो चलो सिंगल लाइन में हो जाता है, बट यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा कि ए वेरिएबल ले लूंगा लेट से, उसकी ये वैल्यू है, फिर बी ले लूंगा उसकी ये वैल्यू है। तो एक फॉर्मूला के अंदर तो ये रहेगा नहीं, मल्टीपल लाइंस की बात कर रहा हूँ अब मैं। ठीक है। तो उसको हैंडल कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। ठीक है। तो वेरिएबल्स एंड मल्टी लाइन इक्वेशंस को कैसे हैंडल किया जाता है सिंगल मेजर के अंदर, वो सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं वो सीखते हैं। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए वी हैव अ कीवर्ड कॉल्ड var। ठीक है। जैसे वीबी में डिम था, अच्छा वीबी का एग्जांपल ले लो ना, वीबी तो पढ़ ली थी ना तुमने। हाँ, तो वीबी में क्या था, डिम आई एज इंटीजर, उसके बाद आई इक्वल टू समथिंग करोगे, तो ये दो लाइन हो गई। सिंगल सिंगल थोड़ा मानोगे उसे, एक्चुअल दो लाइन है ना। तो अब एक फॉर्मूला में कैसे कवर करेंगे इसे, तो उसका जो कंसेप्ट है उसको कैसे हैंडल किया जाता है वो बताऊंगा मैं। ठीक है। तो इसके अंदर हमें वैर करना होता है। ठीक है। और लेट्स से मैंने एक वेरिएबल लेता हूँ एस इक्वल्स, इसके अंदर मैं सिंपल सिंपल टोटल सेल्स दे दूंगा। ठीक है। शिफ्ट एंटर करूंगा, एक और वेरिएबल बनाता हूँ पी, जिसके अंदर मैं टोटल प्रॉफिट दे रहा हूँ। ठीक है। अब इनको डिवाइड करूंगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, सिंपल है ना। मतलब एक्चुअल कुछ और कैलकुलेशन है, और कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट बताने को बता रहा हूँ। ठीक है। तो अब मेरे पास जब वेरिएबल्स है, मेरे को उनको यूज करके इसे डिवाइड करना है, तो अब जो मेरे पास लाइन आएगी एक्चुअल आंसर उससे आएगा। और मैं सिंपली लिखूं यहाँ पे, अच्छा अभी नहीं आएगा, अभी मतलब वो आएगा नहीं। और अगर मैं सिंपली मतलब डिवाइड में पी फिर कॉमा एस और कॉमा जीरो लिख दूं, दैट इज माय आंसर। ठीक है। तो अब मेरे पास जो बचा लास्ट लाइन, वो मेरा फाइनल आंसर है। जब मेरा फाइनल आंसर आता है, उसको लिखने से पहले आई विल राइट रिटर्न, कि ये वाला जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके अंदर वैल्यू क्या आएगी एक्चुअली। ठीक है। इट विल बी डिवाइड प्रॉफिट बाय सेल्स एंड ऑल्टरनेट रिजल्ट इज जीरो। आया समझ। रिटर्न इसलिए हुआ कि जैसे मल्टीपल लाइंस में मैं अब चीजें लिख रहा हूँ, है ना। सो मल्टीपल लाइंस में इतनी सारी वैल्यूज जनरेट हो रही हैं कि एस की वैल्यू हो गई, पी की वैल्यू हो गई, तो एक मेरे को फाइनल वैल्यू बतानी पड़ेगी ना कि हाँ ये वैल्यू अब मेरी प्रॉफिट मार्जिन की वैल्यू है, तो इसलिए मैंने रिटर्न यूज किया। ठीक है। अब इसके ऊपर आप ना मल्टीपल कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। मान लो आपने कोई और वेरिएबल बनाया, उसमें कोई प्रॉपर फॉर्मूला डाल दिया,
फिर उस वेरिएबल को किसी और वेरिएबल से डिवाइड किया, या जो भी आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करी लंबी सारी, है ना, लास्ट में जो फाइनल आपका आंसर होगा वही तो प्रॉफिट मार्जिन की वैल्यू होनी है। तो जो आपका फाइनल आंसर है उसके आगे मैं रिटर्न लगाता हूँ। तो सर मतलब इस फॉर्मूले का मतलब क्या होगा, इसमें खाली हमने यही किया कि फॉर्मूले में जो बड़े नाम को कुछ नहीं, इसके अंदर मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको वेरिएबल का और रिटर्न का। ये एक्चुअली इस चीज के लिए यूज नहीं होता, जैसे मैंने आपको इसे दिखाया ना। तो इसको आप कैसे यूज करोगे एक्चुअली, देखो जैसे यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, और ऊपर चलते हैं। तो मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, लेट्स से आंसर के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मान लो जो ये डिवाइड होकर आंसर आया है उसको मेरे को इंटू 100 करना है, मतलब जैसे परसेंटेज निकाली थी वही करना है। तो मैं अगेन वैर करूंगा, ठीक है, और इसको पीसीटी दे दिया मैंने नाम परसेंटेज, ठीक है। सो ANS इंटू 100, इस तरीके से स्टेप्स है ये, मैं कैसे कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, और लास्ट में जो मेरा आंसर आया वो पीसीटी में आया, मैं यहाँ से पीसीटी रिटर्न कर दूंगा। दीज आर स्टेप्स बेसिकली, कि मैं जैसे बहुत बड़ा अगर मेरे पास कुछ है तो उसे स्टेप्स में डिवाइड करके लिख सकता हूँ अलग अलग वेरिएबल के थ्रू। मतलब जो पेशेंट को हमें वो पैसे नहीं लिखना पड़ेगा, आंसर इंटू 100, आंसर इंटू 100 वाला नहीं लिखना पड़ेगा, उससे पेशेंट लिखते हैं तो फिर वही वैल्यू उठाएगा जो ऊपर तक चलेगा। ऊपर से मैं कैलकुलेशन करता आ रहा हूँ, ये तो बहुत छोटी कैलकुलेशन है और वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है कोई, है ना, इसके अंदर मल्टीपल चीजें अलग अलग कैलकुलेट करनी है आपको। अब स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हुए आओगे और लास्ट में आपका फाइनल आंसर है उसको रिटर्न कर दोगे। इसलिए यूज होता है, क्योंकि वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है अगर हम वेरिएबल का कंसेप्ट नहीं यूज करेंगे तो। मल्टीपल लाइंस का कंसेप्ट अगर हम नहीं यूज करें तो हम कितना लंबा फॉर्मूला बनाते रहेंगे, खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे क्या चल रहा है फॉर्मूले में, है ना, कि जब आप ये चीज वीबी के थ्रू ओनली, वैसे पॉसिबल नहीं है। हाँ वही आया समझ ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो इसको मैं अगेन अपना ना वही कर रहा हूँ, इसके अंदर जो इतना बड़ा रख नहीं रहा मैं, रिटर्न सीधा डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसको मैंने टिक कर दिया, ये बन गया मेरा प्रॉफिट मार्जिन। इसके बाद आपके 2-3 कंसेप्ट और बचे। हाँ 2 बचे हैं इसके बाद आपका एक कंसेप्ट बचा है आइटरेटर्स का, और एक बचा है ऑल एंड ऑल एक्सेप्ट फंक्शंस का। तो 2 मेजर्स और बनाएंगे, दोनों कंसेप्ट इसमें कवर हो जाएंगे। दोबारा बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म हम्म हो गया, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आइटरेटर्स का, ठीक है। आइटरेटर्स, ठीक है, इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में एक्स फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले इस कंसेप्ट को समझना, क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला काफी इजी है इसका, बट इस कंसेप्ट को समझेंगे। एक मिनट रुकना, जो मैं फॉर्मूला है वही वाला है ना। हाँ, सो बेसिकली ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है कि आपको ना किसी एक चीज के बेसिस पे दूसरी चीज का कुछ एवरेज वगैरह निकालना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि मेरे को ना हर प्रोडक्ट का एवरेज कॉस्ट निकालना है, ठीक है, हर प्रोडक्ट का एवरेज कॉस्ट, मतलब एवरेज सेल्स बोल देते हैं लेट्स से, कि हर प्रोडक्ट मेरे को एवरेज ऑन एन एवरेज कितनी सेल आके दे रहा है, राइट। ताकि मेरे को ये पता लग जाएगा उससे कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा सबसे ज्यादा बिक रहा है, कौन सा मेरा सबसे कम बिक रहा है। द पॉइंट इज कि
और मैं सिंपली सम कर लूं उनका, प्रोडक्ट्स के सेल्स का सम कर लूं, तो मेरे को ये तो पता लग जाएगा कौन मेरे को सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है, बट वो प्रोडक्ट महंगा भी तो हो सकता है ना। तो क्वांटिटी बाय प्राइस को अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए एवरेज इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो अब इसी चीज के लिए एक तो सबसे पहले मैं ना न्यू मेजर बनाता हूँ। अब इसकी मेरे को कैलकुलेशन करनी कैसे पड़ेगी कि हर एक प्रोडक्ट आईडी एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट आईडी जिस ऑर्डर में सेम है, जिस ऑर्डर वाले टेबल में जहां पे प्रोडक्ट आईडी सेम है, सिर्फ उनका एवरेज निकालना है मेरे को। पॉइंट एक्सेल में तो काफी इजी है वो, इफ वगैरह लगा के या फिर एवरेज इफ के हिसाब से मैं आराम से कर सकता हूँ। राइट, इसके अंदर भी उसी तरीके का कंसेप्ट है थोड़ा सा, और उसको एवरेज एक्स बोलते हैं, और इसमें मतलब टेक्निकल टर्म्स का आइटरेटर होता है। ठीक है, ये कंडीशन के बेसिस पे एवरेज निकाल के देगा आपको। हाँ, ऑर्डर वाले टेबल के अंदर प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से तुमने पहले कैटेगराइज कर दिया ऑर्डर्स को, और हर एक का एवरेज निकाल दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होता है, हम इसको एक्स फंक्शन बोलते हैं इसलिए क्योंकि जो फॉर्मूला होगा ना वो एवरेज एक्स के नाम से होता है इसका। बेसिकली लाइक जैसे एक्सेल में एवरेज इफ होता है ना, सम में एवरेज इफ होता है, तो उसी तरीके से। ठीक है, तो सेल्स बाय प्रोडक्ट नाम रख लेते हैं इसका ना, तो नाम कुछ भी रख लो, नाम से फर्क नहीं पड़ता हमें। 5-10 मिनट और ऊपर रुक जाना, है ना। हाँ, ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो यूज करूंगा एवरेज एक्स का। सो एवरेज एक्स। ठीक है, अब इसमें मेरे को पहले देना है कि किस कॉलम के बेसिस पे मेरे को एवरेज मतलब कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट ले लेना, प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट आईडी, कुछ गलत कर रहा हूँ, चल मेरे को सिर्फ टेबल बताना है ना। हाँ, यहाँ पे मेरे को एक चीज और लगानी पड़ेगी, फिर मैंने गलती करी। यहाँ पे ना मेरे को सिंगल टेबल देना होता है एक्चुअली। ठीक है, मेरे को सिंगल टेबल देना होता है। सिंगल टेबल मेरे पास तो ऐसे टेबल्स प्रेजेंट ही नहीं है, नहीं, जिसमें ऑर्डर्स हो प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे, ऐसे टेबल्स अवेलेबल ही नहीं है। तो बना लूंगा, उसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज का फंक्शन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर व्हाट आई कैन डू इज प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट आईडी, तो इसके बेसिस पे we are basically extracting values। हाँ, मतलब ये एक्चुअल वो नहीं है कि आपको टेबल यहाँ पे दिखेगा, वो वाला नहीं है ये। हाँ, कैलकुलेशन के लिए बनेगा सिर्फ। ठीक है, हाँ। और अब हर प्रोडक्ट आईडी की टोटल सेल्स दे दूंगा मैं उसे, टोटल सेल्स बाय नंबर ऑफ वो होगा ना कि काउंट कितना है, एवरेज वही होता है, तो मेरे को इसका टोटल बताना पड़ेगा। सो आई विल सिंपली डू एक्सप्रेशन में टोटल सेल्स, तो प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे वैल्यू निकाल के दे देगा, एवरेज निकाल के दे देगा। आया समझ? हम्म। तो इसमें ना तुम बेसिकली फंक्शन सीख रहे हो। ठीक है, फंक्शन का यूज कैसे करना है, अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, वो तुम्हारे ऊपर है, कि सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं सिखा सकता ना। एक्सेल में वही होता है कि फंक्शन सिखा दूंगा, वे किस तरीके से कैसे कॉम्बिनेशन यूज करने हैं, वो तुम्हें देखना पड़ता है ना। हाँ, टेबल्स बनाई, बहुत सारी टेबल बनाई। देखो, प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट आईडी वाला कॉलम उठाया मैंने। ठीक है, उस प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे वैल्यूज पिक कर ली। ठीक है,
प्रोडक्ट आईडी बेसिस पे जब मैंने वैल्यूज पिक करी, बेसिकली मेरे पास सिंगल सिंगल प्रोडक्ट आईडी आ जाएंगी, मेरे पास सिंगल सिंगल प्रोडक्ट आ जाएंगी, है ना, राइट। अब उसके हिसाब से मैंने टोटल सेल्स निकाली, तो हर एक प्रोडक्ट, अब टोटल सेल्स के अंदर तो उसे बता रखा है कि ऑर्डर्स वाले में से निकालना है डेटा, सम ऑर्डर्स में से सेल्स का डेटा दे रखा है, इसको मैंने ऑन द बेसिस यूज किया वैल्यूज के, तो मतलब अब मेरे को टोटल सेल्स किसकी मिलेगी, हर एक प्रोडक्ट आईडी की, आया समझ, क्या मेरे को टोटल सेल्स मिलेंगी हर एक प्रोडक्ट आईडी की, क्योंकि मेरे पास तो जो ये टोटल सेल्स का मेजर है डायनेमिक है, मैं इसको किसी के साथ भी यूज कर सकता हूँ, मेरे को पर प्रोडक्ट की आईडी की टोटल सेल्स मिल गई, ठीक है। अब क्योंकि मैंने जब वैल्यूज एक्सेप्ट करी, तो वैल्यूज में मेरे पास ना काउंट भी आता है एक्चुअली, कि ये प्रोडक्ट आईडी इतने टाइम्स थी, ठीक है, तो बस काउंट आया, और जो ये टोटल सेल्स है इसको मैं उस काउंट से डिवाइड कर दूंगा, एवरेज आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, वही किया है, एवरेज वही करता है, ठीक है। हाँ, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ही बेसिकली किस बेसिस पे इसका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। एंड एक्सप्रेशन को आप डायरेक्टली मेजर भी बोल सकते हो, कि किस मेजर के बेसिस पे इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ पे सेल्स बाय प्रोडक्ट निकाला, सिमिलरली अगर आपको प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट निकालना होता, तो आप टोटल सेल्स के यहाँ पे टोटल प्रॉफिट करते बस, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी तो सेम कंसेप्ट से रहेगी, बस हमें इस बार प्रॉफिट का एवरेज आएगा, क्वांटिटी करना है तो टोटल सेल्स के यहाँ पे टोटल क्वांटिटी करते थे। अगर आपको किसी और कॉलम के बेसिस पे करना है, मान लो आपको कस्टमर के बेसिस पे करना है, तो जो हमने प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट आईडी निकाली है, वो कस्टमर में से कस्टमर आईडी निकाल लेते, ऐसा समझ, कि किस तरीके से अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो इसको, है ना, टिक कर दो, बन गया है आपका, ठीक है। तुमने टोटल सेल्स वैल्यूज के अंदर डाला है मेरे ख्याल से, हाँ वो एवरेज एक्स के अंदर है, हाँ वैल्यूज नहीं मेरा, अच्छा हाँ हाँ कोई भी है, देखो देखो, वरना मैं आता हूँ, क्या हो गया, अच्छा हो गया, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और बस लास्ट से बचा है ऑल एंड ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। काफी सिंपल से फॉर्मूलाज है, नाम से पता लग रहा है, ऑल का मतलब सारी वैल्यू उठा लो, ऑल एक्सेप्ट का मतलब सारी वैल्यू उठा लो ये वाली को छोड़ के, ये दो हाँ बेसिक फंक्शन हमारे बच्चे हैं, बाकी हम फंक्शन तो अभी और भी करने वाले हैं, बट इस वाले पार्ट के ये बचे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर जो आपके फंक्शन आएंगे वो टाइम इंटेलिजेंस वाले फंक्शन आते हैं, तो जैसे वो एक्सेल में नहीं होते नंबर ऑफ डेज करके, वो वैसे वाले, हाँ वो वाले आएंगे फिर, ठीक है। तो अगेन एक न्यू मेजर क्रिएट कर लूंगा मैं, और इसका नाम दे देता हूँ, और पहले किससे पढ़ाना था, हाँ कैटेगरी शेयर का परसेंटेज बेसिकली निकाल, कैटेगरी शेयर निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, कि पर कैटेगरी कितना कंट्रीब्यूट करती है मेरे सेल्स में, ठीक है। मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ, बट क्योंकि हमें फॉर्मूला स्टडी करने हैं इस वजह से करना है, ठीक है। इसमें से मतलब देखो, जो ये मैंने टोटल सेल्स निकाला, टोटल प्रॉफिट निकाला, टोटल क्वांटिटी निकाला, ये तीनों भी जैसे मैं सेल्स वाले जो मेरा पार्ट है, नीचे ऑर्डर में से सेल है ना, यहाँ पे ऑर्डर में जो ये सेल है, ओपन करूँ, जो सेल्स है इसको भी अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा ना सिंपली, और इसको टाइल कर दूंगा, तभी ये सेम ही रिजल्ट देता है, वैसे देखो पॉइंट नहीं था हमारा वो मेजर निकालने का, मैंने तुम्हें इसलिए शुरुआत में बताया था कि जितने भी हम मेजर निकालने वाले हैं वो सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए निकालने वाले हैं, ठीक है ना, कि तुम्हें फॉर्मूलाज का आइडिया मिल जाए। अब सम का तुम्हारा यहाँ पे यूज नहीं हुआ, जरूरी थोड़ा ना कि कहीं में भी यूज नहीं होएगा,
है ना। और ये नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ सम निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं प्रॉपर एवरेज वगैरह कुछ भी निकाल सकता हूँ। हाँ मतलब तुम अलग अलग कॉलम को अलग अलग तरीके से प्लॉट करके डेफिनेटली कर सकते हो। बट जैसे अब तुम्हारा ये था जो अभी अभी हमने बनाया था, अम, कौन सा निकाला था अभी हमने, सेल्स बाय प्रोडक्ट निकाला था ना। हाँ ये नहीं कर सकते थे क्योंकि अभी ये एक सिंगल वैल्यू देगा, मतलब सिंगल टेबल टाइप देगा, राइट। बट तुम प्रोडक्ट आईडी की बेसिस पे अगर टोटल सेल्स को प्लॉट करवाओगे तो प्लॉट देगा एक, ठीक है पॉइंट। ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। और मैं तो यही बोलूंगा कि जो मेजर्स थे ये सारे मैं मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के नीचे से कर लेता, बट फॉर्मूले से थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, फॉर्मूला सिखाने थे, ठीक है। तो हमने जो नया मेजर क्रिएट किया था उस पर चलते हैं, लास्ट हमारा एक कंसेप्ट बचा है। अच्छा क्रिएट ही नहीं हुआ वो, तो एक न्यू मेजर में क्रिएट करना है, ठीक है। और इसमें मैं निकालूंगा सेल्स बाय कैटेगरी। हाँ जी मैं बस लिखा हुआ है, एक मिनट में। हाँ ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है इसमें, मैंने सोचा ये कैलकुलेशन गलत है। कोई दिक्कत नहीं, अभी बताते हैं कि सेल्स बाय कैटेगरी निकालनी है, ठीक है। मतलब ये ना परसेंट ऑफ शेयर है, ठीक है। तो अगर मैं वो किसी भी कैटेगरी की परसेंटेज निकालना है टोटल शेयर में से, तो मैं क्या करूंगा, उस कैटेगरी का टोटल डिवाइड बाय टोटल टोटल, है ना। तो बस उसका शेयर आ जाएगा कि मतलब इंटू 100 कर दूंगा तो परसेंटेज में आ जाएगा, मतलब मेरे पास पॉइंट में आएगा, है ना। सिंपल सा है, तो वही करूंगा, ठीक है। अब इसका भी कोई पॉइंट बनता नहीं है वैसे, मैं बहुत इजीली इसे प्लॉट कर से कैलकुलेट करा सकता हूँ, बट फॉर्मूला है ऑल एक्सपेक्ट वाला, ठीक है। सो विल डू डिवाइड, ठीक है। अब इसके अंदर ऊपर मेरे को रखना पड़ेगा जो मेरा हाँ जो मेरा उस कैटेगरी का टोटल है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके मैं करूंगा कैलकुलेट का फंक्शन का यूज, ठीक है। एंड कैलकुलेट के अंदर एक्सप्रेशन एंड फिल्टर देना होता है। एक्सप्रेशन विल बी माय टोटल सेल्स, ये फॉर्मूला है ना। और फिल्टर विल बी माय ऑल, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को देना है कि किसके बेसिस पे ऑल, मतलब मेरे को निकालने है वैल्यू, राइट। तो प्रोडक्ट्स में से कैटेगरी, समझ आया मैंने क्या किया यहाँ पे कैलकुलेट के अंदर। तो पहले तो सर टोटल सेल्स का एक्सप्रेशन दिया कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हम्म, यहाँ पे फिल्टर किया और लगाया है हमने कि हमें प्रोडक्ट्स की कैटेगरी इनके बेस पे। मैंने बेसिकली फिल्टर देखो यहाँ पे ना सेकंड पार्ट ये होता है एक्सप्रेशन एंड फिल्टर कैलकुलेट के अंदर, ठीक है। एक्सप्रेशन मैंने दिया कि टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है, अब फिल्टर की किस बेसिस पे करनी है, मैंने दिया कि हर चीज फेच कर लो कैटेगरी में से, तो मतलब कैटेगरी के बेसिस पे मेरे को टोटल सेल कैलकुलेट करनी है। क्या ये ऑलरेडी यूनिक है ना, प्रोडक्ट कैटेगरी तो प्रोडक्ट्स वाले जो टेबल है कैटेगरी है वो तो ऑलरेडी यूनिक है, ये यूनिक नहीं करता। और मतलब एज इट इज वैल्यू फेच करना सारी, ठीक है। और ऑल एक्सपेक्ट का मतलब होता है कि सारी इसके अलावा, ठीक है। ऑल एक्सपेक्ट में बस अगर जो लगा के देखोगे यहाँ पे तुम्हें कॉमा करके बताना पड़ता है, जैसे तुम पहले टेबल का नाम लिख दो प्रोडक्ट्स और फिर कॉमा करके बता दो कि प्रोडक्ट्स का पूरा टेबल फेच कर लो इस कॉलम को छोड़ के, तो वैसे करता है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं सिंपली जो मेरे पास सेकंड पार्ट है इसको ना एक काम करते हैं ना, नहीं नहीं अलग अलग ही हैं वो, एक साथ यूज कर ही नहीं सकते तुम, ठीक है। कैलकुलेट कर लिया मैंने पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे दे दूंगा मैं टोटल
सेल्स डिनोमिनेटर में, अब डिवाइड वाले में आ गए ना, कैलकुलेट वाला हमने पूरा कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं सिंपली दूंगा 0 और ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मूला समझ आया वाला भी, है ना, कर दूंगा, ठीक। और ये मेरा डन बन गए मेरे जो बेसिक मेजरमेंट को क्रिएट करने थे ना, वो हो गए हैं। सर इसमें कोई वो जैसे क्लोज करते हैं तो ब्लैक वाला, ब्लैक होगा। इसमें नहीं है, इसमें एज सच कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ तुम्हें वो देखना होता है, जैसे मैं अगर कोई ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा ना, तो उसका ब्रैकेट रेड हो रखा होगा, तो तुम फॉर्मूला में देख लो कोई भी ब्रैकेट रेड ना हो रखा हो। रेड मतलब इसमें सिर्फ कलर कोडिंग रेड की ही है बेसिकली, कि रेड का मतलब है वो वाला ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ है, तो उस तरीके से देख सकते हो तुम, ठीक है ना। बाकी तो फिर तुम की कलर वाइज देख सकते हो कि ये वाला कलर ये है, ये वाला कलर ये है। हाँ उसमें पोजिशनल सेट होते हैं ना, पोजिशन के हिसाब से कलर सेट होते हैं, सिर्फ पोजिशन के हिसाब से कलर सेट नहीं होते। जूम करूँ क्या? लास्ट में, हाँ हाँ, वो 0 वही ऑल्टरनेट रिजल्ट के लिए, है ना। और हाँ इसमें जैसे तुम डिवाइड वाले में जब मैं जाऊँ और यहाँ पे ना ये हटा दूं मैं, अभी नहीं आ रहा, पर जैसे वो हेल्प वाला बॉक्स आता है ना, कि इसके अंदर क्या क्या आना है, और उसके अंदर देखोगे जो चीज नॉर्मली लिखी हुई है वो जरूरी होती है, और कई सारे जैसे ये था ऑलरेडी रिजल्ट था, ये ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, मतलब ये चीज ऑप्शनल है तुम्हारी, तो मत 0 यहाँ पे नहीं भी लिखोगे फॉर्मूला तब भी चलेगा, बट वो उस केस में फिर एरर ही देगा, और डिवाइड बाय 0 वाले केस में फिर एरर देगा, तो तुम ये मेंशन नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शनल चीजें बताने के लिए उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए जाते हैं हेल्प वाले बॉक्स में, ठीक है। बस ये मेरा लास्ट ही था, हाँ ठीक है, बस टिक कर देंगे, हमारे जो कस्टम मेजर्स हमें बनाने थे वो सारे बन चुके हैं, ठीक है। अभी भी हम प्लॉटिंग पे नहीं आएंगे, प्लॉटिंग पे आने में अभी हमें एक दिन हो रहे हैं, मतलब कल की क्लास और अभी हमें हमारी लगेगी, फिर परसों से प्लॉटिंग कर लेंगे, ठीक है। परसों प्लॉटिंग करेंगे और उसके बाद फ्राइडे को फाइनलाइज कर देंगे पावर बीआई को, बस कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि मेन इसमें यही है टेक्स्ट क्वेरी वाला जो हम काम कर रहे हैं ना, मैक्सिमम यही है, उसके अलावा प्लॉटिंग प्लॉटिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं चीज, उसमें सिर्फ वही है कि स्टाइलिंग वाला पार्ट बचता है, स्टाइलिंग के मैं तुम्हें ऑप्शन बता देता हूँ कि यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होता है, तुम्हारे ऊपर होता है, तुम जैसे मर्जी स्टाइल करो, ठीक है ना। हाँ? नहीं नहीं हो गया बस, आज के लिए इतना ही है। ऑल एक्सेप्ट वाला मैंने बता दिया ना, करके देखना, तो मतलब ऐसा कुछ आ नहीं रहा मेरे दिमाग में कि क्या ऑल एक्सेप्ट करना है। प्रोडक्ट दिया जाता है तो जहाँ पे हमने अभी कैटेगरी लिखा है उसके लिए वो वाला कॉलम डालेंगे जो हमें नहीं चाहिए, हाँ बाकी सब आ जाएगा। सिंपल सा यही है, क्योंकि भैया ना कि अब इतने सारे कॉलम्स में करना क्या है मेरे को पता नहीं, और मान लो तुम्हें 2 कॉलम हटाने हैं उसमें से, तो तुम प्रोडक्ट्स ब्रैकेट में कैटेगरी कर दिया, कैटेगरी हट गया, कॉमा करके प्रोडक्ट्स ब्रैकेट में सब कैटेगरी कर दिया, तो दोनों हट जाएंगे, उसके अलावा सब कुछ हट जाएगा। हाँ और ऑल में तुम 2 टेबल में से कॉलम भी फेच कर सकते हो, जैसे मैंने प्रोडक्ट्स में कैटेगरी दिया, मैं सिर्फ प्रोडक्ट दे देता, कॉमा करके मैं ऑर्डर्स में से शिफ्ट डेट दे देता, तो वो भी फेच हो सकता है। हाँ कॉलम तो कॉमन ही रहेगा, कि मैं किसी बेसिक शिफ्ट डेट के बेसिस पे वो फिर आ जाएगा, ऑर्डर्स में से फेच करके अपने आप निकाल लेगा वो, ठीक है। बट इस तरीके से तुम ज्वाइन भी कर सकते हो। हाँ बस कंट्रोल एस कर दो, उसे हो जाएगा, ठीक है। कल हम करेंगे एडवांस टाइम इंटेलिजेंस, इसमें 3 लेवल ऑफ टाइम इंटेलिजेंस होते हैं, एक तो प्रॉपर वो बिगनर जो पावर बीआई की बाय डिफॉल्ट होती है, डिफॉल्ट टाइम इंटेलिजेंस बोलते हैं उसे, ठीक है। जो हमने ये डेट टेबल बनाया था, इसको मैं कहता हूँ बेसिक टाइम इंटेलिजेंस, ठीक है। अब और डेप्थ में जब हम टाइम को एक्सप्लोर करते हैं ना, जो हम कल करेंगे, उसे मैं कहता हूँ एडवांस टाइम इंटेलिजेंस। उसके अंदर वो आता है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ, सेल्स, मतलब सेम टाइम पे पिछले साल क्या सेल्स थी, सेम डेट पे पिछले साल क्या सेल्स थी, ये सब वाला जो कंटेंट आता है ना, वो सब आता है मेरा एडवांस टाइम इंटेलिजेंस है, तो हम कल करेंगे, ठीक है। तो सेव कर लो आप, बस आज के लिए इतना ही है।
ओके बस से कंट्रोल एस कर लोगे, वो यहाँ पे ऊपर नाम आता है, वो आता है। मान लो जैसे अगर मैं इसको मूव करूंगा ना, ये रहा लास्ट सेट टू डेट तो 13, तो कंट्रोल एस करूंगा तो 14 हो गया। कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया, है ना। टाइम वही आना चाहिए लेटेस्ट वाला। किसमें? एक्सेल में तो वो स्टार बनाता है ना। वैसे ही और ऑटो सेव होता है उसका। अच्छा उसमें तो ऑटो सेव भी होता है, इसमें ऑटो सेव वगैरह का कंसेप्ट नहीं होता है अभी। चलो थैंक यू। हाँ शायद रिकॉर्डिंग में ना स्क्रीन बीच में से कट गई है, क्योंकि मैंने अभी आगे देखा स्क्रीन शेयर नहीं है, ऑन थी, मतलब मैंने ऑन करी थी नेटवर्क इशू की वजह से मे भी। तो कोई इशू नहीं है, कोई डाउट वगैरह हो दोबारा पूछ लेना मुझसे, ठीक है। हाँ तो दोबारा तो करना ही है हमें एक बार। चलो ओके थैंक यू।